हेलो चो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में आपको फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर जो है वो आपका मॉडल पेपर केमिस्ट्री का लाया गया है। और आज का केमिस्ट्री का मॉडल पेपर जो आपके बीच लाया गया है ये भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब इसमें भरा हुआ है। एक से एक क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण होते हैं और आपको पता ही है कि केमिस्ट्री को कैसे शारदा वाले के द्वारा डील किया जाता है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग देखेंगे कि एक से एक क्वेश्चन जो आपके बीच लाया गया है, हालांकि रिपीटेड क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस है, सेलेक्टेड क्वेश्चन चुन चुन के लाते हैं आपके लिए, ताकि ये क्वेश्चन आपको इससे बना हुआ और ऐसा ही क्वेश्चन डायरेक्ट आए तो आप वहाँ पर बिल्कुल सही बना के आएँ। तो चलिए आज का हमारा पहला लेक्चर है, पहला कहते हैं पहला क्वेश्चन हमारे बीच जो उपस्थित है वो कौन सा क्वेश्चन है, वो करने से पहले एक चीज़ रिमाइंड करते हैं, आप लोग को याद होगा, इसको दबाना नहीं भूलना है बेटा, सब्सक्राइब करना मत भूलो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बहुत सारे कंटेंट हम आपके बीच देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण यानी बेटा ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा पाउडर आप जानते होंगे? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम जो होता है ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है। कौन सा पाउडर है? ब्लीचिंग पाउडर है। और इसका केमिकल नेम जो होता है वो आप जानिएगा तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। इसी का जो केमिकल नेम है वो रासायनिक नाम इसका क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम होगा। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सूत्र क्या होगा? CaOCl2। तो पूछ रहा था केमिकल फार्मूला, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने इससे पहले भी एक क्वेश्चन पिछले लेक्चर में आपको करवाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और मैंने वहाँ पर भी आपको कहा था कि जो आपका कॉमन नेम होता है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉमन नेम के से आप केमिकल नेम जानिए। केमिकल नेम आप जानिएगा तो केमिकल फार्मूला लिखने में आपको मदद मिलेगा, किस एलिमेंट का बना हुआ है वो पता चलेगा, उसके प्रॉपर्टीज को आप बता सकते हैं। कॉमन नेम तो एक साधारण नाम है जिसका पिछले लेक्चर में हम एग्जाम्पल दे दिए थे कि आपका जो घरेलू नाम होता है जिसका कोई तथ्य नहीं होता है, गोलू, मोटू, छोटू, डॉगू, बिल्ली, ये सब कुछ भी डाल देते हैं। कुत्ता के जैसा व्यवहार देखा, कुत्ता नाम रख दिया किसी बच्चा का। नहीं, लेंगड़ा जा रहा है रोड पर तो कह देगा वो लेंगड़ा जा रहा है, कान से नहीं सुनाई दे रहा है तो बहरा जा रहा है। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स पर नाम डाले जाते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन गलत है बताए, एक अच्छे ईंधन की विशेषता है। बेटा बहुत अच्छा फ्यूल जो होगा, गुड फ्यूल के विषय में पूछ रहा है कि गुड फ्यूल क्या होगा। तो गुड फ्यूल की कुछ विशेषता होती है, अच्छे स्टूडेंट की कुछ विशेषता होती है, अच्छे लोगों की कुछ विशेषता होती है, अच्छे सामान की कुछ विशेषता होती है। विशेषता ही तो इंसान, विशेषता ही तो किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा बनाता है। उसके प्रॉपर्टीज, किसी भी सब्सटेंस के गुण ही तो वो बताता है कि कोई भी चीज़ अच्छा होगा या फिर खराब होगा। तो आपको गुड फ्यूल किसको कहा जाएगा? तो गुड फ्यूल के कुछ आपको सिम्टम्स होते हैं जिससे हम जान सकते हैं कि अच्छा फ्यूल क्या होगा। तो सबसे बड़ा पहला नंबर पॉइंट कि इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। कैलोरीफिक वैल्यू जो हो, हम पहले समझाते हैं फिर क्वेश्चन पर देखेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू जो हो आपको बहुत ज़्यादा हो, कैलोरी मान जो होगा वो आपको बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कैलोरी मान कहने का क्या मतलब है, जरा मैं इसको आपको समझा दूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब है कि जैसे मैं आपको कहूँ कि 1 kg आपको कोयला दे दिया जाए, ठीक है, 1 kg आपको पेट्रोल दे दिया जाए, किलो से माप के देंगे, लीटर या 1 लीटर पेट्रोल दे दे, 1 लीटर आपको डीजल दे दे, 1 लीटर आपको किरासन दे दे, 1 किलो आपको लकड़ी दे दे, 1 किलो आपको कागज़ दे दे, 1 किलो और भी सब्सटेंस, ऐसे करके 8-10 सब्सटेंस आपको 1 kg या 1-1 ग्राम हम आपको दे देंगे। और सारे को आप जलाइएगा, और सारे को जलाने के बाद उससे जो एनर्जी आपको निकलेगा वही वैल्यू आपका कैलोरीफिक वैल्यू होता है। वही वैल्यू क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब है कि जैसे आपके घर में
14 लीटर का एलपीजी गैस सिलेंडर आता है। बिल्कुल आप जानते हैं कि एलपीजी गैस सिलेंडर जो घर में खाना बनाने में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इस्तेमाल किया जाता है वो 14 केजी यानी 14.2 केजी का आता है। एग्जैक्ट विथ अगर चोरी नहीं करेगा वेंडर तो 14.2 केजी होगा। और 5-7 आदमी का परिवार 1 मंथ यानी 30 या 35 डेज आसानी से आपका निपट जाता है उसमें। क्या आपको मैं 14 किलो लकड़ी दे दूं तो 14 किलो से 5-7 आदमी का परिवार 1 महीना 30 से 35 दिन 2 टाइम 3 टाइम उसका खाना बन पाएगा? नहीं, कतई संभव नहीं। मैं 14 किलो आपको कागज दे दूं, क्या उससे 1 टाइम का खाना बनेगा? मैं 14 किलो आपको काउडंग दे दूं, काउडंग चपाती या काऊ चपाती जो गोईठा जिसको कहा जाता है, गाय के गोबर से बनता है, क्या उससे होगा? मैं आपको 14 किलो कोयला दे दूं तो क्या कोयला से 14 किलो कोयला से आप 30 से 35 दिन 5 से 7 आदमी का खाना बना सकते हैं? नहीं, उस सब का कैलोरीफिक वैल्यू कम होता है। तो कम जलाने पर, कम अमाउंट में जलाने पर जिससे ज़्यादा एनर्जी मिलता है वो बहुत अच्छा फ्यूल होता है। ये पॉइंट नंबर 1 था। पहला नंबर पॉइंट हमारा ये था। दूसरा नंबर पॉइंट ये है कि आपको ये जो होगा वो ईजिली स्टोरेबल होगा। ईजिली स्टोरेबल होगा यानी इसको आसानी से स्टोर किया जा सकता है, आसानी से इसको कहीं रखा जा सकता है। क्या रखा जाता है? आसानी से रखा जा सकता है, रखा जाने वाला, आसानी से रखा जाने वाला यानी क्या? इसको स्टोर करने में कोई समस्या न हो। आपको पता होना चाहिए, एक तो ज़्यादा लगेगा। शहर में आप देखिएगा तो आप लकड़ी कहाँ रखिएगा? रहने के लिए तो रूम है ही नहीं। एक रूम में गैस, चूल्हा, बर्तन, रहना, खाना पीना, वस्त्र, आवास सब चीज़ रहता है एक ही रूम में, क्योंकि 2-3 रूम लेंगे तो किराया भरना होगा ना। तो ये आपका इजीली स्टोरेबल हो यानी आसानी से इसको स्टोर किया जा सके, किसी भी जगह रखा जा सके, तो गैस सिलेंडर को स्टोर करना आसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ईजिली ट्रांसपोर्टेबल। ईजिली ट्रांसपोर्टेबल, इसको आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया सकते। ईजिली ट्रांसपोर्टेबल यानी आसानी से इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में दिक्कत नहीं। क्या कोयला को या लकड़ी को पैर मार के ले जाएगा? देखता होगा गैस सिलेंडर एक छोटा बच्चा भी है, इतना अच्छा शेप साइज में बना दिया है कि रोड पर टहला देता है, पैर से मारते हुए घसटाते हुए लेके चला जाता है। तो ये सब कुछ अच्छे फ्यूल की विशेषता होती है। इसके बाद आपको जिससे धुआं ना निकले, पॉइजनस स्मोक, डोंट रिलीज पॉइजनस स्मोक या डोंट पॉल्यूट्स, ठीक है, जो प्रदूषण नहीं करता हो, ठीक है, डॉट पॉल्यूट्स एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करे? हमारे वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करे यानी उससे पॉइजनस स्मोक नहीं निकले। आपको पता होना चाहिए कि पहले जो लकड़ी से खाना बनता था या घर में लालटेन या दिबिया डलता था तो नाक में काला काला लग जाता था कार्बन का, या पूरा घर काला पड़ जाता था। क्या अभी आप गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ऐसा होता है? नहीं होता है, क्योंकि आपका ये अनसेचुरेटेड, ये आपको सेचुरेटेड फ्यूल होता है। कैसा होता है? सेचुरेटेड। सेचुरेटेड कहने का मतलब ये होगा कि ये आपका सेचुरेटेड फ्यूल होगा। सेचुरेटेड कहने का मतलब ये हुआ कि ये संतृप्त होगा। संतृप्त उसको कहा जाता है, ठीक है, संतृप्त, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होगा, ये भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। बॉन्ड आपको सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा, नहीं तो असंतृप्त हो जाएगा। सैचुरेटेड होना चाहिए, संतृप्त होना चाहिए। इससे पॉइजनस स्मोक, आपको जहरीला धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड या बहुत सारे हैं, ये सब आपको नहीं निकलते हैं। तो ये सब कुछ विशेषताएँ हैं जो आपको मदद करता है। क्या? इसका ऊष्मीय मान जो है आपका, इसका जो आपका ऊष्मीय मान होगा यानी कैलोरीफिक वैल्यू हम लिख दिए हैं बहुत ज़्यादा, यही आपका ऊष्मीय मान है। ऊष्मीय मान इसका क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा, यानी कम जलाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी हमको मिलेगा, कम जलाने पर ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। तो ये सब कुछ विशेषता होती है, यानी वैसा पदार्थ या वैसा सब्सटेंस को अच्छा ईंधन माना जा सकता है जिसको कम जलाने पर ज़्यादा अमाउंट में ऊर्जा प्राप्त हो। नंबर 1 पॉइंट, जिसको आसानी से रखा जा सके, स्टोर करके आसानी से रखा जा सके। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट है जिसको ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह भेजने में हमको परेशानी ना हो। आप गैस, अभी देखते हो गैस पाइपलाइन से गैस को भेजा जाता है। क्या पाइपलाइन बना के कोयला को भेज सकता है उसे तुम लोग? क्या पाइपलाइन बना के गोईठा को भेज सकता है? पाइपलाइन बना के लकड़ी को भेज सकता है उससे? नहीं भेज सकता है। तो ये सब दिक्कत है। इतना ही नहीं, प्रदूषण कम करे, हमारे वायुमंडल को प्रदूषित कम करे, ठीक है, ये सब कुछ सिम्टम्स होते हैं। सैचुरेटेड होना चाहिए, संतृप्त होना चाहिए। तो ये सब अच्छा ईंधन का विशेषता होता है। अच्छे ईंधन के एडवांटेज होते हैं, अच्छे ईंधन के प्रॉपर्टीज होते हैं। जो गुड फ्यूल्स होता है, बेस्ट फ्यूल होता है, उसके ये सब कुछ क्या होते हैं? ये सब कुछ एडवांटेज है, ये उसके कुछ प्रॉपर्टी है, यही उसका गुण होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, कहता है कि बताएं कि अच्छे ईंधन की विशेषता क्या है। उसे सस्ता एकदम सुगमता से प्राप्त किया जा सके,
बिल्कुल सही चीज़ है, लेकिन सबसे सस्ता और सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं, ये भी अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। लेकिन इससे भी ओवरटेक करके अच्छा क्या दिया है, उसे सुगमता से दहनशीलता होना चाहिए, आसानी से जल जाए, जलता ही है, और उसे जलने के बाद हानिकारक अविष्ट गैस पदार्थों से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, ये भी आप कहता है कि उसका ऊष्मीय मान निम्न होना चाहिए। आप पूछ रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो ये तो होना चाहिए अच्छा ईंधन में आसानी से क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए, कहीं भी आसानी से आप खोजें, आसानी से मिल जाए, ये भी आपका अच्छा प्रॉपर्टी है। तो आसानी से जल जाए। लकड़ी को जलाने में फूकना पड़ता था, फूकते फूकते मुंह दुखा जाता, क्या गैस को फूकना पड़ता है? नहीं, बरसात हो, गर्मी हो, ठंडा हो, जब जलाओ ऐसे डालो, बस तुरंत पकड़ लिया। ठीक है, और जलने के बाद हानिकारक अभिष्ट पदार्थ नहीं मुक्त करे, ऊष्मीय मान कहता है निम्न होना चाहिए। पूछ रहा था कि कौन सा गलत है, यानी अच्छा ईंधन का, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए अच्छा ईंधन का, यहाँ दिया हुआ है ऊष्मीय मान कम होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो आपको मैंने 5, 7, 8 प्रॉपर्टी डील करके बता दिया। तो आज के बाद अगर इससे क्वेश्चन आता है कि अच्छा फ्यूल क्या होता है, तो आप लोग को किसी भी एंगल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए, फटाफट देखिए। अगले क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है पोर्टलैंड सीमेंट। बेटा बहुत आधुनिक दौर का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अभी देखता होगा इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क रोजगार योजना, कृषि मंत्री ग्राम सड़क रोजगार योजना, नहीं इंदिरा आवास का तो चलिए रहा है, प्रधानमंत्री सबको पक्का का घर बना बना के दे रहे हैं। किसका इस्तेमाल होता है? आधुनिक दौर में पोर्टलैंड सीमेंट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे कंपनियां आ गई है। पहले एसीसी था, लफार्ज था, अंबुजा था, अब तो प्रिज्म आ गया। बहुत सारे कंपनी जो है इसमें लॉन्च कर चुका है। अपना अडानी ग्रुप का भी अब अपना ही प्लांट बैठाने जा रहा है। तो पूछ रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट क्या है, आपसे यही पूछा जा रहा है। जो आपके घर बनते हैं और घर बनाने में जिस सीमेंट का आप लोग इस्तेमाल करते हैं, दिस सीमेंट इज कॉल्ड पोर्टलैंड सीमेंट। ये क्या होता है, मैं तो इसके विषय में आपको पूरा कहानी समझाऊंगा कि ये क्या होता है, कब इस्तेमाल किया गया, किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया, ये किससे बनता है, क्या सब इसमें पाया जाता है, पाए जाने के पीछे क्या विशेषताएं होती है, ये काम कैसे करता है, ये सब चीज़ मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। तो एक एक करके देखिएगा। पहला चीज़ है कि आपका ये जो सीमेंट होता है, ये जो आपका सीमेंट है पोर्टलैंड सीमेंट, ये आपको बेटा सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था कहाँ? तो ब्रिटेन में। यानी सबसे पहले पोर्टलैंड सीमेंट का यूज कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। एक बहुत बड़ा टावर और किला बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। किसके द्वारा? तो जोसेफ एस्बिडेन के द्वारा। जोसेफ एस्बिडेन सबसे पहले पोर्टलैंड सीमेंट का इस्तेमाल किया था। अब कहता है कि पोर्टलैंड सीमेंट में पाया क्या जाता है? तो पोर्टलैंड सीमेंट में मुख्य रूप से बहुत कुछ पाए जाते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट जो आपका बनता है, सीमेंट में आपका, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि आयरन का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, आयरन लोहा का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो भी पोर्टलैंड सीमेंट में पाया जाता है। एल्युमिनियम का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो भी पाया जाता है। मैग्नीशियम का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो भी पाया जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें मुख्य रूप से आपको ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसका केमिकल फार्मूला Ca3Al2O6 होता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, नाम यही होगा, जैसे अमन का नाम अमन ही लिखते AMN, वैसे हिंदी में भी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, किसका केमिकल फार्मूला Ca3Al2O6 होता है। और ये आपको 11% पाए जाते हैं। कितना परसेंट पाया जाता है? 11% आपका कैल्शियम एल्यूमिनेट में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट पाया जाता है। और उसके बाद आपको ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है वो आपको 51% पाया जाता है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट आपको पोर्टलैंड सीमेंट में, जिसका केमिकल फार्मूला Ca3SiO5 होता है, वो आपको 51% पाया जाता है। और डाई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है वो आपको इसमें कितना पाया जाता है? Ca2SiO4, वो आपको 26% पाया जाता है। यानी 26% प्लस 11% और प्लस कितना? 26, 11 आपका कितना हो गया? 26% और 11%। 26 और 11 कितना हो गया आपका? 26, 10, 36, 37% और ये 38 यानी 88, तो ये हो गया। इसके बाद भी और छोटे छोटे चीज़ पाए जाते हैं। आप देखिए ना, 26 ये है, 11 ये है, 26, 11 क्या हो गया? 37 हो गया। आप 51 आपको ये दिया,
37 एक 38 यानी आपका 88% तो कवर करता है ये मुख्य रूप से आपका क्या ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट CA3Al6 आपको 11%, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट आपको CA3SiO5 आपको कितना पाया जाता है तो ये आपको 51% पाया जाता है 51%, और डाई कैल्शियम सिलिकेट इसमें जो पाया जाता है वो आपका 26% होता है CA2SiO4। ठीक है, अब इसके बाद इसमें और भी कुछ पाए जाते हैं। क्या सब पाए जाते हैं हम एक एक करके बेटा आपके लिए सब चीज़ सेलेक्ट करके लाएं। कैल्शियम ऑक्साइड इसमें 50 से 60% होता है। कैल्शियम का जो ऑक्साइड होगा वो 50 से 60% होगा। सिलिका का ऑक्साइड 20 से 25% होता है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड 5 से 10% होता है। मैग्नीशियम का ऑक्साइड 2 से 3% होता है। आयरन का ऑक्साइड आपको 1 से 2% होता है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होता है वो आपको 1 से 2% होता है। तो ये सब मिलाकर आपको किसका निर्माण होता है, पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण होता है। अब ये सीमेंट हमारा काम कैसे करता है, तो काम इस रूप में करता है कि जैसे ही सीमेंट को पानी डाला जाता है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है, जो आपको दिए गए हैं वो वाटर के साथ कोगुलेशन की क्रिया करती है, संघनन की क्रिया करती है, और इसके मॉलिक्यूल्स उसके साथ रिएक्ट होके जमना शुरू कर देता है और जमकर एक ठोस रूप ले लेता है। और इसमें जिप्सम जो इसका बनता है तो वो आपको जमने से रोकता है, लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स इतना क्विक रिएक्शंस करता है कि कोगुलेट करके जमना शुरू करता है। तो ऐसे आपका पोर्टलैंड सीमेंट काम करता है। उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो घर बनाने में किया जाता है, रोड बनाने में किया जाता है, बिल्डिंग बनाने में किया जाता है, मंदिर बनाने में किया जाता है, मस्जिद बनाने में किया जाता है, ये सब जगह फर्श बनाने में, छत का रूफिंग करने में, सब जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आपको पोर्टलैंड सीमेंट समझ में आ गया होगा। एक एक चीज़ हम आपको एक्सप्लेन करके रख दिए हैं। अब देखिए इसमें क्या कहता है, कैल्शियम के एल्यूमिनेट और सिलिकेट पाए जाते हैं, बिल्कुल सही चीज़ है। कैल्शियम का एल्यूमिनेट, इसमें भी कैल्शियम का जो एल्यूमिनेट होगा वो कौन सा होगा, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट पाया जाता है, और कैल्शियम का ही सिलिकेट पाया जाता है। यानी कैल्शियम तो शुरू से लास्ट तक हमेशा होगा ही। कैल्शियम ऑक्साइड बेटा कितना पाया जाता है, 50 से 60% कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम एल्यूमिनेट के फॉर्म में 11%, जिसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट पाया जाता है 11%। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट आपको 51% पाया जाता है, और डाई कैल्शियम सिलिकेट आपको कितना पाया जाता है कैल्शियम का, तो 11। या आपको वहाँ से भी देख सकते हैं 80-88% है, और यहाँ से भी देखिएगा तो 50 से 60%, और ये जो आपका दिया हुआ है 20 से 25%, यहाँ ध्यान से देखिए तो 60, 20, 80, 85% आपको यही कवर कर लेता है। और बाद बाकी जो मैं बोला था कि आपको बचता है 5, 10, 12, 14%, वो 10, 12, 14% पे एल्युमिनियम का ऑक्साइड 5 से 10% के बीच रहता है। मैग्नीशियम का 2 से 3%, 1 से 2% और 1 से 2%, ये सब को मिला दीजिएगा नीचे वाले चार को, तो ये चारों मिलाकर 10 से 12% को कवर करता है। और इन सभी के मिक्सचर से इसको बनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज के टेक्नोलॉजी के दौर का, आधुनिक दौर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है पोर्टलैंड सीमेंट। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा वो देखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि पेट्रोलियम में, पेट्रोलियम नाम सुना होगा, ये भी आपके आधुनिक दौर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के दौर के लिए पेट्रोल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। क्या कहता है, पेट्रोलियम में विशेष प्रकार की गंध क्यों पाई जाती है। भाई पेट्रोलियम में विशेष प्रकार की गंध क्यों पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी अति प्रतिज्वलनशील पदार्थ जो होता है, जो हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेज होते हैं, उसमें आपको जानबूझकर गंधक को डाला जाता है। जानबूझकर गंधक को डाला जाता है, क्यों, किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए, किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए। तो कहता है पेट्रोलियम में विशेष प्रकार की गंध क्यों पाई जाती है, तो उसमें वैसा सब्सटेंस डाल दिया जाता होगा, गंधक वाले पदार्थ डाल दिए जाते होंगे, जिसके गंध के कारण पेट्रोलियम गंध करता होगा। तो आखिर डाला क्यों जाता है, तो ये जो दुर्घटनाएं होती है, जैसे हमारा एलपीजी जो गैस है, मैंने इसके विषय में भी आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके किसी लेक्चर में बताया था, मॉडल पेपर में ही, या महाभारत के लेक्चर में, या हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, या फिर मॉडल सेट हो। मैंने बहुत एंगल से, बहुत तरह से सिस्टमेटिक वे से आप लोग का प्रिपरेशन करवाया है। आप सारे लेक्चर को देखिएगा तो मैं आपको कहता हूं कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। केवल पॉलिटेक्निक का लेक्चर मेरा देख लेगा तो 11, 12 अपने से किताब पढ़ सकता है बच्चा। इतना कंटेंट आप लोग के बीच हम डिलीवर कर चुके हैं, इतना कंटेंट आप लोग को दे चुके हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एलपीजी गैस भी अडरलेस गैस होता है, उसका भी कोई स्मेल नहीं होता है, कोई कलर नहीं होता है, लेकिन उसमें मरकेप्टाइन एक मरा हुआ गैस को मिला दिया जाता है। क्यों मिला दिया जाता है,
आप जो कहते हैं कि देखो गैस लीक कर रहा है, वो एलपीजी का खुशबू नहीं होता है, वो मरकेप्टाइन गैस का खुशबू होता है। वो मरकेप्टाइन गैस का उसका स्मेल बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा सा लीक करेगा पता चल जाएगा, ताकि कोई दुर्घटना से बचा जा सके। तो पेट्रोलियम में भी वैसा ही केमिकल सब्सटेंस, वैसे ही कंपाउंड्स को मिलाए जाते होंगे जिसके कारण उसमें गंध आती होगी। वो भी हमारा प्रतिज्वलनशील पदार्थ है, तो वो भी आपका ज्वलनशील पदार्थ है, तो उसमें भी आग लग जाएगा ना। तो वो आग न लगे, किसी भी प्रकार का कोई दुर्घटना न हो, लीक कर जाएगा, कहीं से छोटा सा चिंगारी भी, घर्षण भी हो जाए तो आग लगेगा, तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इससे बचने के लिए उसमें आपको वैसे केमिकल कंपाउंड को डाल दिए जाते हैं जिसका स्मेल हमको जिसका खुशबू या जो उसका स्मेल हो, गंध हो, वो हमको हमारे नाक तक आता है, तो हम समझ जाते हैं कि कहीं कुछ लीक है और उसको क्या कर देते हैं, फिर हम सील कर देते हैं। अब आपको दिया हुआ है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बेटा मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन होता है। किससे बना होता है? हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है। कैसे आता है, कैसे बनता है, वो सब प्रोसेस आपको 10th क्लास में पढ़ना है कि समुद्र के नीचे कैसे कैसे करते हैं, वो आपको जानकारी होगा। और इसमें मुख्य रूप से जो पाए जाते हैं, आपको 2 कंपाउंड पाए जाते हैं, एक आइसोऑक्टेन और एक एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहा जाता है? वैसा कंपाउंड जो बेंजीन ग्रुप का कंपाउंड हो, जैसे आपका साइक्लिक ग्रुप में जो कंपाउंड आता है बेंजीन, यानी एरोमेटिक कंपाउंड का हेड ही आपका बेंजीन होता है। ठीक है, तो आपको एक तो पाया जाता है आइसोऑक्टेन। क्या पाया जाता है? आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन बेटा आप जानते होंगे, जो नियम को पालन नहीं करता है ऐसा इसका कंपाउंड होता है, बहुत ही अलग कंपाउंड होता है इसका। ऐसे लिखिएगा तो ये आपका आइसोऑक्टेन आपका ऐसा कहानी आएगा जैसा मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको आइसोऑक्टेन है। ये आपको क्या दिया हुआ है? आइसोऑक्टेन 1 2 3 3 6 और एक आपका कहानी मैं छोड़ रहा हूँ इधर, यहाँ पर ऐसा होगा। ये इसमें आइसो ग्रुप भी होता है और नियो ग्रुप भी होता है, दोनों ग्रुप इसमें पाए जाते हैं। यह आपके आइसोऑक्टेन दिए हैं। क्या दिया गया है? यह आपको आइसोऑक्टेन होता है जो अपवाद में आता है। यह आपका कौन सा ग्रुप है? तो ये बेटा आपका नियो ग्रुप होता है। जो बच्चे 11th में या हमसे जो पढ़ा होगा वो तो जानता ही होगा, ये आपका नियो ग्रुप है। और इधर जो ग्रुप आता है ये आपका आइसो ग्रुप है। 2 ग्रुप इसमें पाया गया है, लेकिन इसका नाम यूनिक रखा गया है। तो आइसोऑक्टेन इसमें पाया जाता है। दूसरे आपके एरोमेटिक कंपाउंड जिसको वलयित यौगिक बोलते हैं, और इसमें मुख्य रूप से 2 चीज़ पाया जाता है। तो ये आपका बेंजीन है, ये आपका क्या है? C6H6 आपका बेंजीन पाया जाता है, और ये C6H5CH3 आपका टॉलिन है। बेंजीन और टॉलिन मुख्य रूप से मुख्य घटक जो होते हैं इसमें, जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं हाइड्रोकार्बन, तो ये भी हाइड्रोजन कार्बन है, ये भी हाइड्रोजन कार्बन और ये भी हाइड्रोजन कार्बन। सब में देखता होगा हाइड्रोजन कार्बन छोड़ के और कुछ है नहीं है। तो हाइड्रोकार्बन का मुख्य रूप से कंपाउंड आपका पेट्रोल होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का। तो इसमें आइसोऑक्टेन और एरोमेटिक कंपाउंड मुख्य रूप से पाया जाता है। और यही जो बेंजीन है, ये जो बेंजीन है, ये आपको गैसोलाइन को देता है। और ये जो गैसोलाइन दिखाई दे रहा है ना, यही गैसोलाइन किसको प्रदान करता है? गंध को प्रदान करता है। यही जो गैसोलाइन है C6H6, ये गैसोलाइन को प्रोड्यूस करता है। बेंजीन आपको गैसोलाइन पूछेगा कि पेट्रोल में गंध किसके कारण होता है? तो बेंजीन के कारण। पेट्रोल में गंध किसके कारण होता है? तो बेंजीन के कारण। बेंजीन के कारण कैसे होता है? तो सीधा लिखिएगा कि बेंजीन जो है वो गैसोलाइन को रिलीज करता है या गैसोलाइन को फॉर्म करता है, और वही उसी का गंध हमको पेट्रोल में देखने को मिलता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। तो किसके कारण? तो आपको कंपाउंड पाया गया। इसमें कौन सा कंपाउंड पाया गया? तो 2 चीज़, 3 कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन का ये कंपाउंड होता है पेट्रोल, इसमें आइसोऑक्टेन पाए जाते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड यानी वलयित यौगिक पाया जाता है। कौन सा यौगिक पाया जाता है? तो वलयित यौगिक पाया जाता है। वलयित यौगिक में मुख्य रूप से 2 यौगिक होते हैं, एक आपका बेंजीन, दूसरा आपका टॉलिन। ठीक है, और बेंजीन ही आपको गैसोलाइन क्रिएट करता है, और उसी गैसोलाइन के कारण क्या होता है? तो आपको पेट्रोल में गंध पाया जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। ये भी क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। आगे बढ़े, आया समझ में? लिख लिए, लिखते जाइए बेटा, जितना कुछ बोलते हैं उसको एक एक पॉइंट को लिखते जाइए। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कहता है कि निम्नलिखित यौगिकों में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन होगा? बेंजीन होगा। अभी तो समझा रहे थे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होगा? बेंजीन होगा। एथिलीन, मीथेन ये सब नहीं होगा। एरोमेटिक मतलब क्या? रिंग में जो पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जो रिंग में पाया जाता है, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। यानी ऐसा हो कि रिंग मतलब कहने का मतलब अंगूठी नहीं, जो रिंग सेरेमनी होता है, बिल्कुल सब तरह से घिरा हुआ हो और इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहीं उपस्थित हो, उसी को एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शुद्धतम गोल्ड की शुद्धता क्या होती है? सोना चांदी बेचने वाले लोग अक्सर जानते होंगे या आप भी जानते होंगे कि शुद्धतम गोल्ड जो होगा उसका शुद्धता हम लोग कैसे निकालेंगे जो गोल्ड शुद्ध होगा। तो आपको बेटा हम बता दें, गोल्ड को जो मापा जाता है वो कैरेट में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? कैरेट में मापा जाता है। और कैरेट में ही हम बताते हैं कि ये आपका शुद्ध है या फिर अशुद्ध है। तो आपका 100% गोल्ड जो होगा, आपको पता होगा 100% गोल्ड है, इसमें कुछ नहीं है। जैसा कि हम मानते हैं वैसे तो 100% पे ये सॉलिड फॉर्म में रह ही नहीं सकता है, लेकिन 100% गोल्ड है, इसका मतलब कितना कैरेट होता है? 24 कैरेट होता है। यानी कितना कैरेट होगा? 24। यानी 24 कैरेट होगा, इसका मतलब ये 100% गोल्ड होगा। 24 कैरेट का मतलब क्या होगा? 100% गोल्ड होगा। तो 24 कैरेट में कितना परसेंट? 24 कैरेट में 100%। तो आपसे पूछा जा रहा है शुद्धतम गोल्ड की शुद्धता कितना? तो 100%। शुद्धतम गोल्ड की शुद्धता क्या है? 24%। 24% होगा यानी 100% आपका प्योर होगा। 100% क्या होगा? आपका प्योर होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है। क्या कहता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी HgO को गर्म करने पर मरकरी बनता है। बिल्कुल सही चीज़ है, यहाँ पर किए हैं। HgO को हमने क्या किया? 180 डिग्री 180 किलो जूल पर गर्म किया तो मरकरी प्राप्त हुआ, ऑक्सीजन बाहर निकला। ठीक है, मरकरी और ऑक्सीजन बाहर निकला। अब इसके बाद कहता है HgO की संभवतः ऊष्मा का मान क्या होगा? HgO का जो संभवतः ऊष्मा का मान होगा वो क्या होगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट बताइएगा, HgO के ऊष्मा का मान क्या होगा? बेटा HgO के ऊष्मा का मान पूछा जा रहा है। बोलो बोलो, क्या होगा इसका मान? अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए केमिकल इक्वेशन को। आप लोग ऐसे कितने क्वेश्चंस आप लोग को बताएं फिर भी आप लोग जवाब नहीं देते। 180 HgO को 180 किलो जूल एनर्जी दिया जाता है तो ये आपको टूट जाता है 2Hg में और प्लस O2 में टूटता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? ऐसा आपको दिया हुआ है। बैलेंस है क्या नहीं है? पहले बैलेंस करो। ये संतुलित अभिक्रिया है, 2Hg 2Hg 2O2 संतुलित है। इट मीन्स इसका स्टोइचियोमेट्री लिखिए बेटा। ये आपका 2 है, ये आपका 180 किलो जूल है, ये आपका 2 है, ये आपका 2 है। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 मोल Hg यानी 2 मोल Hg प्राप्त करने के लिए कितना एनर्जी आपको चाहिए? तो 2 मोल Hg को प्राप्त करने के लिए हमको एनर्जी जो चाहिए HgO को कितना देंगे? 180 किलो जूल HgO को देना होगा। HgO को देना होगा। ये आपको हम नहीं कह रहे हैं, ये आपको केमिकल रिएक्शन कह रहा है कि 180 को यानी 2 मोल आपका Hg प्राप्त करने के लिए इतना एनर्जी हम किसको दिए हैं? HgO को इतना एनर्जी देते हैं तो 2 मोल आपका Hg प्राप्त होता है। अब हमको 2 मोल क्या? 2 मोल Hg प्राप्त करने के लिए आपको 180 किलो जूल एनर्जी देना पड़ता है। तो आपको पूछ रहा है कि संभवतः ऊष्मा का मान क्या होगा? तो 1 मोल यानी लिखा हुआ है पर मोल सब ऑप्शन में। तो 1 मोल Hg प्राप्त करने के लिए कितना एनर्जी देना होगा भाई? तो 2 मोल के लिए 180, तो 1 मोल के लिए 180/2 किलो जूल आपको एनर्जी देना होगा। यानी 90 किलो जूल एनर्जी जब आप दे दीजिएगा किसको? यानी इसी HgO को, ये जो HgO आपको दिया गया है, इसको अगर हम 90 किलो जूल एनर्जी देते हैं तो यह आपको किस में टूट जाएगा? Hg में टूट जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। Hg में टूट के ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। तो आपको पूछ रहा था तो प्रति जूल कितना? तो प्रत्येक मोल Hg, 1 मोल HgO से 1 मोल Hg प्राप्त करने के लिए हमको कितना एनर्जी देना होगा? तो 90 किलो जूल एनर्जी देना होगा। चलिए फटाफट लिखिएगा इसको। आ गया समझ में? आगे बढ़े। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए। अगला क्वेश्चन है, कहता है
0.4 मोल CO2 का ग्राम में द्रव्यमान निकालिए। किस में निकालना है? ग्राम में निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, निकालना शुरू करते हैं। क्या आप देखिए, आपको बेटा CO2 दिया हुआ है, नहीं है कुछ, इसका मतलब ये 1 मोल दिया हुआ है, अंडरस्टूड है 1 होगा, पीछे पीछे क्या होगा? 1 होगा। इसीलिए पता चला कि 1 मोल अगर हम CO2 लेते हैं, कितना मोल? 1 मोल। ये 1 है, इसका मतलब 1 मोल। तो इसका ग्राम में वेट कितना होगा? तो ये कार्बन का कितना हो जाएगा? 12, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16। 2 ऑक्सीजन है तो 16 गुने 2, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 32 और 12 कितना? 44 ग्राम हो जाएगा। यानी 1 मोल CO2 का जो आपका द्रव्यमान हो जाएगा वो आपका 44 ग्राम हो जाएगा। समझ में आया? 1 मोल का कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। कितना मोल का पूछ रहा है भाई? 0.4। तो 0.4 मोल का क्या निकालना है? मास निकालना है CO2 का। कितना होगा? तो 0.4 का तो 44 इंटू 0.4 ग्राम हो जाएगा। 44 इंटू 0.4 ग्राम। अब इसको 4 4 जा 16, 16 1 17 अपॉन 10, यानी क्या हो जाएगा? 17.6 ग्राम हो जाएगा। 17.6 ग्राम आपको आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी 1 मोल का जो आपका दिया हुआ था CO2 का, 1 मोल का मास कितना होता है? 44 ग्राम। तो 0.40 मोल का कितना होगा हमने आपको निकाल दिया। 0.40 लीजिए, 0 लीजिए, यहाँ पर 0 लीजिएगा तो ये 0 रहेगा, ये 100 हो जाएगा, कट कुट के आपको वही देगा। 17.6, 17 पॉइंट कितना आ जाएगा? तो 17 पॉइंट आपका 6 ग्राम आपका आ जाएगा। बिल्कुल ऑब्वियसली ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 18 कैरेट। मैंने अभी बताया था आपको, मैंने अभी बताया था, एक क्वेश्चन पीछे करवाया था कि 100% गोल्ड होने के लिए 100% के लिए 24 कैरेट होता है। यानी 24 कैरेट में 100% आपको सोना पाया जाता है। 24 कैरेट में 100% आपको गोल्ड पाया जाता है। इतने गोल्ड पाए जाते हैं AU, ठीक है, ये पाया जाता है। तो 1 कैरेट में कितना पाया जाएगा भाई? 100/24 पाया जाएगा। आपको कितना में पूछ रहा है? 18 कैरेट में। तो 18 कैरेट में कितना गोल्ड होगा? 18 कैरेट में 100/24 गुने क्या हो जाएगा? 18। इतना आपका, इतना गोल्ड आ जाएगा, इतना परसेंट आपके गोल्ड आ जाएंगे, इतना परसेंट। तो काटो इसको, 6 से 36 18, 6 चौक 24, 4 से काटिए 25, यानी क्या? 75%। कितना? 75% आपको क्या पाया जाएगा? तो 75%। तो 18 कैरेट का आप अगर सोना खरीदते हैं तो उसमें कितना परसेंट गोल्ड होता है? 75% गोल्ड होता है, ठीक है। 24 कैरेट का सोना खरीदते हैं तो 100% आपका गोल्ड पाया जाता है। सोना आपको 100% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 24 कैरेट का एक क्वेश्चन था पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लोहा का सबसे शुद्ध रूप होता है। लोहा का 4 गो रूप होता है बेटा। एगो स्टील होता है, एगो पिग लोहा होता है जिसको पिग आयरन बोलते हैं, एक पिटवा लोहा होता है, एक आपका ढलवा लोहा होता है। तो लोहा का जो सबसे शुद्धतम रूप होगा वो आपको कौन सा होगा? तो रफ आयरन होगा, नो डाउट। अब काहे होता है, क्यों होता है, वो मैं आपको बता दूं कि इसमें लोहा की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है, आयरन की परसेंटेज इसमें बहुत ज़्यादा होती है। इसमें कार्बन आपको 0.08% पाया जाता है। इसमें कार्बन आपको 0.08% कार्बन पाया जाता है, बाद बाकी पूरा का पूरा लोहा पाया जाता है। इसका इस्तेमाल जो लोहा हुआ टूट जाता है और वेल्डिंग करते हैं उसमें किया जाता है। जो अशुद्ध लोहा होगा उसका वेल्डिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वेल्डिंग में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये आपका शुद्ध लोहा होता है। ये बहुत ही मजबूत होता है, ये कोरोजन रेसिस्टेंस होता है, इसमें जंग नहीं लगता है। जो रफ आयरन्स होते हैं ना, इसमें जंग नहीं लगता है। पिटवा लोहा में जंग नहीं लगता है, जंग से लड़ने की क्षमता इसके अंदर होती है। ये अपने आप को जंग से बचाने का काम कर सकता है, ठीक है। कार्बन इसमें बहुत कम हुआ। यह आपका डक्टाइल होता है, मैलिएबल होता है, आसानी से पिघला सकता है, आसानी से तार के रूप में बदल सकता है, आसानी से चदरा के रूप में बदल सकता है। जैसे चाहे वैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है, जो कास्ट लोहा होता है उसमें 2.1% से लेकर 4% तक आपको क्या पाए जाते हैं? तो आपका कार्बन पाया जाता है और इसमें क्रोमियम भी पाया जाता है। यानी जो ढलवा लोहा होगा जिसको कास्ट आयरन बोलते हैं उसमें आपका क्रोमियम भी पाया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। सबसे कम इम्प्योरिटी जिसमें पाया जाता है किसमें? जो आपका रफ आयरन पिटवा लोहा होता है उसमें पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जरा सा उसको देख लेते हैं। हम आगे वाला क्वेश्चन के लिए मूव कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। चले, ये क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारे पास क्वेश्चन है हैलोजन की वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। बेटा हैलोजन जो होता है, हैलोजन मैंने इसे पहले भी समझाया था, पहले ध्यान से देखो। हैलोजन जो होता है वो दो चीज़ से बना हुआ है, एक हैलो और दूसरा जेंस, दो चीज़ से बना हुआ है। हैलो का मतलब होता है सी सॉल्ट, ठीक है, और जेंस का मतलब होता है फॉर्मर, सी सॉल्ट फॉर्मर, ठीक है। सी सॉल्ट फॉर्मर यानी क्या, जो समुद्री लवण से बना हुआ हो या जिसका निर्माण समुद्री लवण में किया जाता है। जो हमारे सॉल्ट पाए जाते हैं, हमारे समुद्र में जो सॉल्ट पाए जाते हैं उससे जिसका निर्माण होता है वही आपको हैलोजन्स होते हैं। और हमारे पीरियोडिक टेबल में, हमारे आवर्त सारणी में यह आपका हैलोजन आपका पी ब्लॉक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, आवर्त सारणी में, यानी पीरियोडिक टेबल में आपका पी ब्लॉक में पाया जाता है हैलोजन। और पी ब्लॉक के किस नंबर ग्रुप में, तो 7A ग्रुप में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, 7A ग्रुप में पाया जाता है। इसमें जो एलिमेंट सब होते हैं हैलोजन में वो कौन सब होते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटासिन। जिसमें ये एंटासिन जो आपका दिया हुआ है ये आपको रेडियो एक्टिव होता है। ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो सक्रिय होता है। ये आपका क्या होता है, रेडियो सक्रिय होता है। ये आपका रेडियो सक्रिय होता है। ये आपका क्या होता है, तो ये आपका रेडियो सक्रिय सब्सटेंस होता है जो आपको अल्फा बीटा गामा और बहुत सारे हार्मफुल रे निकलता है। तो मुख्य रूप से हमारे पास जो एलिमेंट आया वो आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आए। तो इसी एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है इसी को बेटा हम लोग हैलोजन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। इज इट क्लियर। हैलोजन क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, हैलोजन को समझा दिया कि हैलोजन्स क्या होते हैं। तो हैलोजन्स आपका हैलो प्लस जेंस दो शब्द से बना हुआ है। हैलो का मतलब होता है सी सॉल्ट, सी सॉल्ट का मतलब समुद्री लवण, जो समुद्र में सॉल्ट पाए जाते हैं। सी सॉल्ट फॉर्मर, जो समुद्री लवण का निर्माण करता हो या समुद्री लवण की मदद से जिसका निर्माण होता हो वो आपके हैलोजन्स होते हैं। हमारे आवर्त सारणी में ये पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। पी ब्लॉक में किस ग्रुप, तो 7A ग्रुप, क्योंकि पी ब्लॉक में आपको 3A ग्रुप से लेके 8A ग्रुप तक पाया जाता है। जिसमें 7A ग्रुप जो वर्ग नंबर 17 है, वर्ग नंबर 17 का एलिमेंट होता है। इसमें 5 एलिमेंट होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटासिन। एंटासिन आपको रेडियो एक्टिव होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन क्या होगा, आपके हैलोजन्स होंगे, ठीक है। अब पूछ रहा है कि हैलोजन्स में जो इलेक्ट्रॉन का संख्या है, शायद उसका क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि हैलोजन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं बाह्यतम कक्षा में। तो हैलोजन्स का जैसे हमने फ्लोरीन ले लिया तो फ्लोरीन में कितना आ गया भाई, 9 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 7। तो बाह्यतम कक्षा कौन है, तो वैलेंस ऑर्बिट आपका ये है। वैलेंस ऑर्बिट आपका क्या है, ये है बाह्यतम कक्षा आपको ये है। वाह्यतम कक्षा आपको कौन है, जो बार बड़ा है 100। तो 7 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही क्लोरीन लेंगे तो क्लोरीन का कितना होता है, 17 लिखेंगे तो क्या आएगा, 2, 8 और 7 आ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही आपको ब्रोमीन को लीजिएगा तो 2, 8, 18, 7 आ जाएगा। तो सबसे लास्ट कक्षा में जब आप देखिएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो क्लोरीन के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो आपको कितने होंगे, 7 होंगे। और ये मैं कैसे बता सकता हूँ वो भी आपको एक तरीका बता देते हैं कि जिस ग्रुप का एलिमेंट होता है अंतिम इलेक्ट्रॉन मतलब अंतिम कक्षा में, वाह्यतम कक्षा में उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर ये 6A ग्रुप का होता यानी 6ठा नंबर ग्रुप का होता पी ब्लॉक के, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते। 5 नंबर ग्रुप का होता तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या 5 होता, ठीक है। अगर चौथा ग्रुप का होता तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या 4 होता। तीसरा ग्रुप का होता तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या 3 होता। अगर पहला ग्रुप का होता तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 होता। अगर दूसरा ग्रुप का होता, दूसरे वर्ग के होते तो अंतिम कक्षा में 2 होता। अगर 8वां ग्रुप जो ऑक्टेट ग्रुप है या इनर्ट गैस ग्रुप है उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसके अंतिम कक्षा में कितना होता, 8 इलेक्ट्रॉन होता। आप वैसे भी अंदाजा लगा के टिक कर सकते हैं और मैंने तो पूरा कहानी ही इसका बता दिया आपको। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कह क्या रहा है उसको ध्यान से देखते हैं। कहते हैं कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त का अंतिम सदस्य निम्नलिखित में से कौन है। किसी आवर्त का अंतिम सदस्य निम्नलिखित में से कौन है। तो आवर्त सारणी में आवर्त का अंतिम सदस्य जो आपका दिया गया है, तो अंतिम सदस्य जो होगा
वो आपका क्या होगा, हीलियम होगा, ठीक है। नियॉन होगा लास्ट में, यानी आवर्त सारणी के बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। अब नियॉन के बाद आपका आर्गन होगा, आर्गन के बाद आपका क्रिप्टॉन होगा, क्रिप्टॉन के बाद आपका जेनॉन होगा, जेनॉन के बाद आपका रेडॉन होगा। ये आपके अंतिम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिल्कुल 8A ग्रुप में यही पाया जाता है, इनर्ट गैस एलिमेंट होता है। हाइड्रोजन है नहीं है इसमें भाई, हीलियम है तो है, अंतिम में हीलियम है, ऑक्सीजन है नहीं है, नाइट्रोजन है नहीं है। समझ में आ गया होगा अंतिम में कौन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब कहता है आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने बनाया? तो नील बोर ने बनाया। किसने बनाया? नील बोर ने बनाया। हमने इससे पहले सबका कहानी बता दिया है। और इसको बनाने का श्रेय जो इसका पीरियोडिक फंक्शन था वो आपका एटॉमिक नंबर था। कौन सा था? एटॉमिक नंबर था। परमाणु संख्या के आधार पर नील बोर ने क्या किया था? तत्वों को सजाया था। तो परमाणु संख्या कहीं दिखाई दे रहा है? दे रहा है सर। तो किसको डाल दीजिएगा? आपको परमाणु संख्या को टिक कर दीजिएगा। समझ में आया? चलिए आगे क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उपचयन की अभिक्रिया नहीं करता है? कौन उपचयन की अभिक्रिया नहीं करता है, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑक्सीजन का योग उपचयन का अभिक्रिया। हाइड्रोजन का निष्कर्षण जब होगा तो उपचयन होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का योग यानी ऑक्सीजन को, यानी O2 आपका दिया हुआ है और इसको नेसेंट ऑक्सीजन O के साथ मिला दीजिएगा तो O3 ओजोन बन जाता है। क्या बन जाता है? ओजोन बन जाता है। ये आपको ऑक्सीजन था, ये आपको नॉर्मल ऑक्सीजन है और ये आपको नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव होता है। नेसेंट ऑक्सीजन कहने का मतलब नया ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन कहने का मतलब क्या होगा? तो नया ऑक्सीजन होगा, नया ऑक्सीजन होगा। ठीक है, नया ऑक्सीजन आपका ये होता है और ये आपको हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, यानी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसमें आपका उपचयन नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन को जलाइएगा, निष्कर्षण कीजिएगा, उपचयन होगा। धातु के तत्वों का निष्कर्षण कीजिएगा तब भी उपचयन होगा। इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सब में होगा। ठीक है, उपचयन की क्रिया सब में होगी, एक में नहीं होगा, बाद बाकी सब में होगा। समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ा जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सो देखिएगा। क्या कहता है? किसी यौगिक में, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी यौगिक के अणु में एक द्विबंधन होने के लिए आवश्यक है। बेटा जब यौगिक में द्विबंधन होगा तो कम से कम आपको कब होगा? जैसे मान लो कि आप अगर हाइड्रोजन के बीच में चाह कर भी द्विबंधन नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी होती है वो 1 होता है। आप बना सकते हैं किस में? नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन में क्या होता है? तो आराम से 2 बंधन बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं। वैलेंसी इसका 3 होता है। आप बना सकते हैं ऑक्सीजन में, इसका वैलेंसी 2 होता है। आप बना सकते हैं कार्बन में, डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं, कार्बन में सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो बना सकते हैं तो कम से कम क्या होना चाहिए? कोई एलिमेंट आपका ए है और कोई एलिमेंट बी है, इन दोनों को मिलाकर हम कोई कंपाउंड बनाने जा रहे हैं, केमिकल कंपाउंड। अब इसमें हमको 2 बंधन चाहिए, तो 2 बॉन्ड, तो एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके 1 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों को मिला दीजिएगा तो 1 बॉन्ड बनेगा। और इसके 1 इलेक्ट्रॉन, तो कम से कम आपको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो कम से कम आपको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ, यानी 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन एक के पास और 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन एक के पास, और दोनों का दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब ऑप्शन को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के 1 युग्म की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन के 2 युग्म की साझेदारी कितना होना चाहिए? 2 युग्म की साझेदारी होना चाहिए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये 1 युग्म हो गया, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ये आपको 1 पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो हो गया, ये आपको ये दोनों मिलाकर 1 बॉन्ड बनाया यहाँ और यहाँ वाला, तो ये आपको 1 पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 युग्म इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, इसको बोलेंगे 1 युग्म इलेक्ट्रॉन। तो 1 युग्म इलेक्ट्रॉन आपका 1 बॉन्ड बनाया, और नीचे वाला ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, ये दोनों मिलकर 1 पेयर, तो 1 पेयर इलेक्ट्रॉन्स नीचे भी। तो कम से कम 2 पेयर इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे किसी 2 तत्व के बीच में, तभी जाके डबल बॉन्ड बनेगा, यानी 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। एक बंधन निर्माण में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो द्विबंधन निर्माण के लिए कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो दोनों तत्वों के पास 2 इसके पास
और 2 उसके पास होगा, तभी ये जाकर किसी यौगिक के अणु में एक द्विबंधन का निर्माण होगा, अदरवाइज संभव नहीं है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े, फटाफट इसको कवर कीजिए, कवर करना नहीं भूलना है, बिल्कुल एकदम तेजी से इसको कवर करते रहिए। हो गया, बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके बीच है। आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, दिल खुश हो जाएगा। वैसे मैंने गैस का लॉ पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, गैस के लॉ से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं आपको। क्या कहता है कि गैस का लॉ, पिछले लेक्चर में हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसेक्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ, चारों का चारों गैस का लॉ आपको पढ़ा दिए थे। ठीक है, एसटीपी, एनटीपी, रियल गैस, आइडियल गैस, सारा कहानी आपको बता दिए थे। क्या कहता है कि ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में एक ही सछिद्र बर्तन से ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के विसरण की गतियां का अनुपात होगा। क्या कहता है बेटा भाई? कहता है कि जब टेम्परेचर को और प्रेशर को क्या कर दिया गया है, समान अवस्था में, यानी क्या सेम कर दिया गया है या कांस्टेंट कर दिया गया। टेम्परेचर और प्रेशर आपको कांस्टेंट, ठीक, टेम्परेचर और प्रेशर को क्या कर दिया गया, कांस्टेंट कर दिया। ये लॉ आपको कौन बताया था? तो ये लॉ आपको टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट करने का जो नियम बताया था, फिजिकल कंडीशन को ही कांस्टेंट कर दिया था एवोगाड्रोज ने। बताया था कि इक्वल अमाउंट ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। ये आपको एवोगाड्रो ने बताया था कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कांस्टेंट कर दिया था। बॉयल्स ने एक को किया था, चार्ल्स ने एक को किया था, गै-लुसेक्स ने बताया था क्या, गै-लुसेक्स ने क्या बताया था? जानता ही नहीं है, पिछला लेक्चर देखा नहीं होगा, कैसे समझ में आएगा बेटा? तो टेम्परेचर और प्रेशर आपको कांस्टेंट किए गए हैं। अब कहता है कि एक ही सछिद्र बर्तन से ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के विसरण की गतियाँ क्या होगा। यानी आपको ऐसे, आपको कोई बर्तन है और इस बर्तन में क्या किया गया है, ज़रा मैं वो आपको बता दूं तो शायद आपको समझ में आएगा। इसमें छेद कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? छेद कर दिया गया है। और इसमें गैसेज जो इसमें डाले गए हैं, जो इसमें गैसेज डाले गए हैं वो आपका H2 गैस है, O2 गैस है, H2 गैस है, O2 गैस है, H2 गैस है, O2 गैस है, O2 गैस है, H2 गैस है, O2 गैस है, H2 गैस है, O2 गैस है, O2 गैस, ये आपको डाला गया है। अब कहता है कि टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो गैस आपको भागेगा, गैस आपको भागेगा, ठीक है, गैस आपको क्या करेगा, भागेगा। चारों बगल से क्या होगा, गैस का क्या होगा, इसमें आपका प्रेशर है, चारों बगल से इसमें तो बंद है तो ये भागेगा। कोई भी आदमी अगर जेल में कैदी है तो वो भी भागना चाहता है, घर में बच्चा को कैद करो वो भी भागना चाहता है, सब मुक्त होना चाहता है। आजकल के दौर में तो विवाह शादी होने के बाद भी लड़का लड़की भी मुक्त होने चाहती है, वो भी चाहती है कि हम भी अलग होकर अकेले जिए, और वो भी चाहता है बस कुछ नहीं, मतलब ये है कि शादी हुआ, बच्चे हुए, कम से कम 2 बच्चे अगर हो गए, कहानी ख़त्म है। उसके बाद फिर आज़ाद होना चाहता है, खुला चिड़िया की तरह आज़ाद होना चाहता है। एक चाहता है एगो बच्चा को लेके हम अपना ज़िंदगी अलग जिए, अकेले जिए, बिंदास जिए। खास के औरतों का युग जब होगा, राज जब होगा तो ऐसा देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप देखते होंगे, एगो को ऊ लेके भाग गया, एगो को ऊ लेके भाग गया, देखता है सुप्रीम कोर्ट सब कोर्ट हिला हुआ है। अभी देखता होगा, वर्तमान में बहुत तगड़ा न्यूज़ चल रहा है। चलो वो न्यूज़ हम बताने के लिए नहीं आए हैं, हम जिस चीज़ को बताने आए हैं वो आपको समझाते हैं। यह आपको समझ में आ गया होगा कि कह रहा है कि टेम्परेचर, ताप और दाब को समान अवस्था में रख दिया गया है, बिल्कुल कांस्टेंट कर दिया गया है। एक ही सछिद्र है, यानी एक बर्तन है जिसमें बहुत सारे छिद्र है, और उस बर्तन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का विसरण, हाइड्रोजन का अनुपात पूछ रहा है कि यहाँ से दोनों गैस निकल रहा है, तो दोनों कैसे निकल रहा होगा। तो ऑक्सीजन जो बेटा हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, जो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, ध्यान से देखिएगा, वह आपको O2 के फॉर्म में होता है, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, ठीक है। तो O2 अगर हो गया तो 16 × 2 कितना, इसका 32 ग्राम आपका मास हो गया।
मास इसका क्या होगा 32 ग्राम इसका मास हो गया, m आपका 32 ग्राम हो गया। वैसे ही हाइड्रोजन जो आपको एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं ये सब डाईवैलेंट गैसेज है, ठीक है। हाइड्रोजन H2 हो गया इसका मास, तो हाइड्रोजन का मास आपका 1 होता है, 2 है तो 1 गुने 2 कर देंगे, ये आपको 2 ग्राम इसका मास हो जाएगा। ये आपका M2 हो गया, ये आपका M1 हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो M1 अपॉन M2, तो R1 बट्टा R2 जो होगा वो आपको रूट अंडर M2 अपॉन M1 के बराबर होगा, ऐसा आपको बताया गया था। तो आपको निकालना क्या है, R1 बट्टा R2 ही निकालना है, रेट निकालना है इसके विसरण का। तो M2 आपका कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, 32 की 1, 32 नहीं 2, M2 आपका कितना दिया हुआ है, ये आपका M1 है, तो M2 आपका दिया हुआ है 2, M1 दिया हुआ है 16, 16 नहीं 32, 32 इसको काट दीजिएगा तो 1 बट्टा कितना आ जाएगा, अरे भाई कट ठीक से कट, ये आपको रूट अंडर आ गया, ये आपका 2 और ये आपका 32, इसको काटेंगे तो 16 बार में यानी रूट अंडर 1/16 आएगा, यानी क्या 1:4 आ जाएगा। क्या विसरण का दर होगा 1:4 होगा, 1:4, यानी एगो हाइड्रोजन निकलेगा तो वहाँ से जो आपको एगो कहते हैं, यानी आपका 1:4 कहने का मतलब ये है कि एक हाइड्रोजन निकलेगा तो 4 गो ऑक्सीजन वहाँ से बाहर निकलेगा। समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, नो डाउट कि क्वेश्चन आपको खराब था। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी गैस का 27 डिग्री सेल्सियस पर आयतन आपको कितना दिया हुआ है, 300 मिलीलीटर वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। दाब क्या कहता है, दाब को स्थिर रखते हुए, यानी प्रेशर को आपको क्या कर दिया गया है, कांस्टेंट कर दिया गया, प्रेशर आपको कांस्टेंट है। तो गैस चेंज किस पर करेगा, मैंने बताया था कि गैस का जब कभी भी चर्चा होगा तो टेम्परेचर और प्रेशर आएगा, गैस का जब कभी भी चर्चा होगा तो टेम्परेचर और प्रेशर आना ही आना है, नो डाउट है, ठीक है। तो एक को हमने कांस्टेंट कर दिया तो बचा क्या, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो गैस का वॉल्यूम चेंज करेगा उसके हिसाब से। तो गैस का तापमान 127 डिग्री सेल्सियस अगर कर दिया जाए तब आपका गैस का आयतन क्या होगा। तो हमने चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और गे-लुसेक्स लॉ का कहानी पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था। अब फटाफट इसका आंसर आप बता दीजिए कि क्या होगा, T1 बट्टा T2 बराबर क्या हो जाएगा, V1 बट्टा V2 बराबर T1 बट्टा T2, यानी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यार, डायरेक्टली लिखो ना, T1 बट्टा T2 अब बराबर V1 बट्टा V2, हो गया बात खत्म। अब पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, V2 आपको निकालना है तो V2 बराबर यहाँ से निकाल लीजिए, V2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो V1 गुने T2 बट्टा T1, हो गया बात खत्म। V1 आपको कितना दिया हुआ है, 300 मिलीलीटर दिया हुआ है, तो 300 हो गया, और T2 टेम्परेचर दूसरा का कितना है, तो 127 केल्विन, तो टेम्परेचर बदल लो भाई, इसको बदलो केल्विन में बदलो। T1 आपको कितना दिया हुआ है, तो आपका 27 दिया हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस आप प्लस 200, 27 डिग्री सेल्सियस था, हम डायरेक्ट केल्विन में चेंज करते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस आप प्लस 273 बराबर कितना हो जाएगा, 273 बराबर आपको आ जाएगा डायरेक्ट कितना आ जाएगा, तो 300 केल्विन ये हो जाएगा T1, और T2 आपका कितना हो जाएगा 127 आप प्लस 273 बराबर आपका 400 केल्विन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400 केल्विन। तो डालिए T2 आपका कितना, तो 400 केल्विन, और T1 आपका कितना, तो 300 केल्विन, ये इससे कट गया, अब बचा कितना, तो 400, बचा कितना, तो 400 ml आपका हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, तो 127 डिग्री सेल्सियस पर, यानी किसी गैस का जब प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं तो 27 डिग्री सेल्सियस पर उसका वॉल्यूम आपका कितना होता है, 300 ml होता है, तो 127 डिग्री सेल्सियस पर उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 400 ml हो जाएगा, कितना ml हो जाएगा, 400 ml हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आ रहा होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 2, यानी 3 कक्षा है, K, L, M। अंतिम कक्षा कौन है, 2। जब लास्ट कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा, लास्ट कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, लास्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा वो भी इलेक्ट्रॉन देगा, 3 होगा वो भी इलेक्ट्रॉन देगा। और मैंने आपको बताया था मेटल्स आर बाय बर्थ इलेक्ट्रॉन डोनर, याद रखिएगा, मेटल्स आर
बाय बर्थ इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, धातु के पास जन्मजात गुण पाया जाता है, धातु के पास जन्मजात, जन्म से ही पाया जाता है, जन्मजात गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है कि वह इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? देता है। तो यहाँ ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। जब देगा तब क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। देगा तो क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा, एक तत्व। अब आपको देखिए, तो ये आपको इलेक्ट्रॉन क्या कन्फिग्रेशन होता है? ये आपका किसका कन्फिग्रेशन होता है? जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सजाते हैं वो इलेक्ट्रॉन को सजाते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 2 8 10 2 कितना हो गया? 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यानी एटॉमिक नंबर कितना हो गया? मैंने कई एक तरीका से इसको डिफाइन कर सकता हूँ। एटॉमिक नंबर इसके कितने हो गए? परमाणु संख्या आपको 12 हो गया। परमाणु संख्या कितना हो गया? 12 हो गया। इसका मतलब ये आपका क्या है? एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का 12 होता है। आपको समझ में आ गया एल्युमिनियम क्या है? धातु है। एल्युमिनियम क्या है? धातु है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, नो डाउट कि आपको समझ में नहीं आया होगा, बहुत बेहतर तरीका से आपको समझ में आया होगा, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। और आप लोग का रिस्पॉन्स आएगा तो वैसे तो हम समझ ही जाएंगे। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। आप जैसे समझना है वैसे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाँ, तो इतना करने के बाद एक थैंक यू तो बनता है भाई। खत्म हुआ कहानी कि नहीं हुआ? नहीं, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, परमाणु नंबर ये है। भाई लिख दो, सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na, क्योंकि सोडियम का लैटिन नाम बेटा नेट्रियम होता है, याद रखेगा, नेट्रियम होता है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल रखा जाता है उसके रखने का भी सिस्टम होता है। अगर किसी, वो भी हम आपको समझा देते हैं, 2-3 चीज़ याद रखिएगा, मात्र 3 चीज़ याद रखना है। जिंदगी में किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखने में कभी समस्या नहीं होगा। किसी भी एलिमेंट का सिंबल अगर एक लेटर से आएगा तो एलिमेंट का पहला नाम आएगा, वो भी कैपिटल लिखा जाएगा। एक लेटर हमेशा, जैसे हाइड्रोजन है कैपिटल H, कार्बन है कैपिटल क्या होता है? C, नाइट्रोजन है कैपिटल क्या होता है? N, ऑक्सीजन है कैपिटल क्या होता है? O, लिखते हैं ना। बोरॉन है कैपिटल क्या लिखते हैं? B, फ्लोरीन है कैपिटल क्या लिखते हैं? F, याद रखिएगा पहला लेटर। अगर 2 लेटर से सिंबल रखा जाएगा तो उसका लगातार 2 लेटर होगा। जैसे बेरिलियम, BE, हीलियम, HELIUM, हीलियम, तो पहला कैपिटल होगा, दूसरा आपका स्मॉल होगा, और लगातार 2 लेटर होगा। ठीक है, अगर 3 से, और कुछ ऐसे तत्व है जैसे आपका सोडियम है, तो सोडियम तो इसे लिखा जाता है, तो उसका लेटिन नाम का सिंबल होता है। जैसे आयरन है, तो आयरन का लेटिन नाम, ये आपका लेटिन नेम है। ये क्या है? लेटिन वर्ड है, लेटिन नेम है। तो आयरन का लेटिन नेम क्या होता है? फेरस होता है। आप देखिएगा FeRrous, तो इसका भी सिंबल 2 लेटर से है, तो Fe डायरेक्ट पहला वाला दू दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? समझ में आ रहा है ना भाई? तो ये पहला लगातार 2, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। नेट्रियम है, इसका लगातार 2, Na, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। ठीक है, और उसके बाद जब अगर 3 लेटर से लिखा जाएगा तो उसमें प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, जो उच्चारण होगा, जिस लेटर पर जोड़ पड़ेगा, उच्चारण के दौरान जो जोड़ पड़ेगा, प्रोनाउंसिएशन जब करेंगे उसका, तो जिस लेटर पर जोड़ पड़ेगा उसी लेटर को सिंबल के रूप में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहला कैपिटल बाद बाकी सब स्मॉल। बस यही तरीका है और दूसरा कोई तरीका नहीं। किसी का भी नाम लिख सकते हैं। एल्युमिनियम देख लीजिए Al लिखा जाता है, कैल्शियम देख लीजिए Ca लिखा जाता है, वैनेडियम लिखिए 1 लेटर तो V लिखा जाता है, मॉलिबेडियम देखिए 2 लेटर तो MO लिखा जाता है। किसी का भी नाम, कॉपर देखिए तो कॉपर का क्यूप्रस होता है, लैटिन वर्ड Cu लिखते हैं हम लोग, नहीं लिखते हैं ना। लेकिन क्रोमियम है तो क्रोमियम में H साइलेंट होता है। H क्या होता है? साइलेंट होता है। क्रोमियम में H साइलेंट होता है, तो वहाँ पर जोड़ किस पर पड़ता है? तो क्रोमियम, क के बाद रो आता है तो Cr लिखते हैं। ठीक है, बस यही एक तरीका होता है। तो हमारे पास नाइट्रोजन दिया गया, एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं और बाएं तरफ लिखते हैं, तो ये 11 हो गया, ये 23 हो गया। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? तो इसका एटॉमिक यानी जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटा दीजिए, 23 में से 11 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 12। 11 11 12 है कहीं दिया हुआ? किसका संख्या पूछ रहा था क्रमबद्ध? तो इलेक्ट्रॉन पहले था, न्यूट्रॉन फिर था, और तब आपका क्या है? प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन 11 12 11, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? तो इलेक्ट्रॉन आपके 11 हो गए
और ये न्यूट्रॉन कितना हो गया, तो 12 हो गया। और प्रोटॉन कितना हो गया भाई, प्रोटॉन कितना हो गया, तो आपका 11 हो गया। तो 11 12 11, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, 12 पहले इलेक्ट्रॉन है तो 11 12 11, 11 12 11 ये ऑप्शन होगा। 11 12 और 11, 11 इलेक्ट्रॉन 12 प्रो न्यूट्रॉन और आपका 11 ये क्रमबद्ध तरीका से था, हमने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सो देखिएगा क्या कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 को तृप्त करने पर, क्या करने पर, तृप्त करने पर निम्न अभिक्रिया होता है। बिल्कुल सही चीज़ है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कीजिएगा तो क्या टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। बैलेंस रिएक्शन होगा ये, बैलेंस रिएक्शन में। अब कहता है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से बने कैल्शियम ऑक्साइड के द्रव्यमान का परिकरण करें, परमाणु द्रव्यमान ये दिया हुआ है। अब कीजिए इसको, फिर स्टोइचोमेट्री का कॉफिशिएंट, स्टोइचोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाइए, 1 1 और 1। बैलेंस है, देख लीजिएगा आप, एक कैल्शियम इधर है, एक कैल्शियम ऐसा बताएं, 1 1 और 1, ठीक है। अब आपको 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, कितना ग्राम, 100 ग्राम, तो ये कितना, तो 1 मोल अगर ये होता है तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड 1 मोल बनता है, कितना बनता है, 1 मोल बनता है, ठीक है। अब आपको 100 ग्राम में कितना मोल होगा कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम का मास दिया हुआ है, हम काहे लिखे, मास 40 दिया हुआ है, कैल्शियम का मास 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 3 गो ऑक्सीजन है तो 16 3 48, 48 और 12 कितना हो जाएगा, 60 40 100 हो गया। तो 100 ग्राम नंबर ऑफ मोल्स CaCO3 का निकाल लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट का, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो मास आपका कितना दिया गया है, गिवन मास आपका 100 ग्राम है और मॉलिकुलर मास कितना आ जाएगा, 40 + 12 52 और 48 कितना, 52 और 48 100 ग्राम, 52 और 48 कितना हो गया, 100 ग्राम। ये इससे कटिए गया, आया कितना, 1। तो 1 मोल ये, तो 1 मोल ये बना, तो इसका मास कितना हो जाएगा भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का 40 और ऑक्सीजन का 16, कितना हो जाएगा, 56 ग्राम तो हो जाएगा। यानी एक कितना होगा तो कितना, 56 ग्राम आपको बनेगा, कितना बनेगा, 56 ग्राम, क्योंकि 1 मोल ये था तो 1 मोल ये बन रहा था, 1 मोल का ही मास आपको दिया हुआ है कितना, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम ये लेंगे तो कितना ग्राम ये बनेगा, 56 ग्राम ये बनेगा। इस प्रकार एक बहुत ही खूबसूरत सा और अच्छा सा लेक्चर जो आपके बीच था वो लेक्चर का अंत हो गया, लास्ट हो गया। ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं एक बार और रिमाइंड करता हूँ कि आप लोग में से जो कोई भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करेंगे। हंसते खेलते मुस्कुराते खाते पीते पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।